हेलो, सरफराज कटियारी चैनल में आप सभी का खुश आमदीद है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था क्या कि बिडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद पहले सऊदी अरब दौरे पर सारी दुनिया के मीडिया इस पर चर्चा कर रही है। मीडिया ही और नहीं सोशल मीडिया पे चर्चा कर रहे हैं, लोग अलग अलग ओपिनियन दे रहे थे। आखिरकार वो कल शाम को सऊदी अरब पर पहुँच गए। सऊदी अरब पर पहुँचने के समय रियाद के गवर्नर ने उनका एयरपोर्ट पर स्वागत किया और अल-सलाम पैलेस के बाहर MBS ने स्वागत किया, खुश आमदीद कहा। तो वहीं बाद में किंग सलमान से मुलाकातें हुई। लेकिन इसमें थोड़ा सा अजब था। अगर हम किंग सलमान या MBS मोहम्मद बिन सलमान के दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मिलने से अगर कंपेयर करें तो इसमें कुछ अजब सा दिखा। वो अजब सा क्या था, क्यों था, वो एक अलग बात है। उसकी हल्की सी डिटेल्स आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं क्या कि दोनों में एक टसल था, इसके कारण भी। पर फिलहाल मेरा यह बात करना उन टसल्स पर नहीं है, उस पर कभी फिर से चर्चा होगी। यहाँ पर है कि इस दौरे में क्या क्या हुआ। दुनिया के अलग अलग अखबारों ने इस पर अलग अलग हेडलाइंस से खबर किया। NBC जो अमेरिकन न्यूज़ चैनल है वो कहता है कि जो बिडेन विजिट सऊदी अरेबिया इन बोट टू रियलिटी। तो वहीं मिडिल ईस्ट आई है, बिडेन रिसीव्स म्यूटेड रिसेप्शन इन सऊदी अरेबिया, दिस इज हाउ प्रीवियस US प्रेसिडेंट्स गेट। तो वहीं न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है बिडेन विजिट टू सऊदी अरेबिया ड्रॉ क्रिटिसिज्म एंड मॉडेस्ट रिकॉर्ड्स। तो वहीं अरब न्यूज़ कहता है कि बिडेन अराइव्स इन सऊदी अरेबिया होल्ड्स इंपॉर्टेंट डिस्कशन विद किंग एंड क्राउन प्रिंस। तो वहीं डॉचे वेला जो जर्मन का अखबार है वो कहता है जो बिडेन मीट्स मोहम्मद बिन सलमान इन सऊदी अरेबिया। तो गार्जियन कहता है फिस्ट बम्प एज जो बिडेन अराइव्स टू रिसेट टाइज विद पेरिया सऊदी अरेबिया। पेरिया मतलब कि बिडेन ने राष्ट्रपति चुनाव में कहा था कि मैं MBS और सऊदी अरेबिया को पेरिया स्टेट बना दूंगा। तो उसी पे कटाक्ष गार्जियन ने किया। तो वहीं न्यूज़विक्स अपना कहता है कि बिडेन इन सऊदी अरेबिया अपडेट्स व्हाट्स हैपनिंग टुमारो। तो वहीं अल जजीरा इस पे लिखता है बिडेन सेज ही ब्रॉट अप खगोशीज किलिंग विद सऊदी लीडर्स। तो वहीं टाइम्स ऑफ इंडिया कहता है जो बिडेन एक्सपेक्ट्स मोर सऊदी ऑयल आफ्टर ट्रिप टू किंगडम। तो वहीं FT फाइनेंशियल टाइम्स कहता है बिडेन एक्सपेक्ट्स सऊदी अरेबिया टू टेक फर्दर स्टेप्स टू बूस्ट ऑयल सप्लाई। मतलब कि लगभग सारी दुनिया के अखबारों ने इस पर कवरेज किया, चाहे वाशिंगटन पोस्ट हो, न्यूयॉर्क टाइम्स, अल जजीरा हो, BBC हो, NBC हो या इन टाइम्स ऑफ इंडिया हो, हिंदू हो, और सारी अखबारों ने इस पर चर्चा किया। इस मीटिंग्स में क्या आया, तो वैसे तो अब तक इस मीटिंग्स में बहुत ज़्यादा कंक्रीट नहीं आया, लेकिन इतना कह सकते हैं क्या कि इज़राइल का जो कैरियर्स है उसको सऊदी अरब के स्पेस को यूज़ करने की छूट मिली, जो कि बिडेन के इज़राइल में रहते हुए सऊदी अरबिया आने से पहले ही घोषणा हो चुकी थी। तो वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरबिया ने इंश्योर किया कि ग्लोबल ऑयल सिक्योरिटीज़ या ग्लोबल एनर्जी की जो सिक्योरिटीज़ है उसको हम मुहैया कराएंगे। ये दरअसल सऊदी अरबिया हमेशा से कहता आ रहा है, भले ही वो प्रोडक्शन बढ़ाए ना बढ़ाए, वो OPEC+ की डील के कारण वो अक्सर इससे इनकार करता रह रहा है। और अभी तक सितंबर तक का OPEC+ डील्स हो चुका है, तो उससे में इजाफा होने की कोई बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं दिख रही है। वैसे हो सकता है कि मीटिंग्स के बाद कुछ और हो। फिर ईरान में अभी राष्ट्रपति पुतिन और एर्डोगन मिलने जा रहे हैं, तो हो सकता है इन सब घटनाओं के बाद कुछ पॉजिटिव खबर आ जाए ऑयल के बारे में और गैस के बारे में। लेकिन फ़िलहाल इसकी उम्मीद कम ही लग रही है। वहीं राष्ट्रपति बिडेन ने कहा कि हम खगोशी के बारे में हम इस चर्चा को उठाए। दरअसल जब MBS से राष्ट्रपति बिडेन मिल रहे थे तो एक अमेरिकी अखबार ने कहा क्या सऊदी और MBS अभी भी पैराया स्टेट हैं, जो कि आप वीडियो में सुन सकते हैं। I'm not going to meet with MBS. I'm going to an international meeting, and he's going to be part of it, just like there were people part of the discussion today. President Biden, is Saudi Arabia still a pariah? President Biden. इसके बाद एक डिटेल्ड ज्वाइंट स्टेटमेंट भी राष्ट्रपति बिडेन और सऊदी के ऑफिशियल्स के मीटिंग्स के बाद आई, जिसे सऊदी की फॉरेन मिनिस्ट्री ने अपडेट भी किया। उसमें शुरुआत में ऐसा कहा गया कि एट द इन्विटेशन ऑफ द कस्टोडियन ऑफ 2 होली मॉस्क किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज़ प्रेसिडेंट जो बिडेन
conducted an official visit to Kingdom of Saudi Arabia July 15-16. Following the meetings with the custodian of the two holy mosques, King Salman bin Abdulaziz Al Saud, President Biden and His Royal Highness Crown Prince Mohammed bin Salman, Deputy Prime Minister, held an official meeting attended by senior officials from both sides. मतलब कि किंग सलमान के बुलावे पे राष्ट्रपति बिडेन 2 दिनों के लिए आए, जिसमें के बाद एक ऑफिशियल ज्वाइंट स्टेटमेंट पारित हुआ, जिसमें किंग सलमान, राष्ट्रपति जो बिडेन और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान थे, और उसके बाद एक डिटेल्स पब्लिश की गई जो कि कुछ मुख्य मुद्दे पर है। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि सऊदी अरब और अमेरिका का एक पुराना इतिहास है, एक रिलेशंस है, जो कि यूएसएस क्विंसी पे आइजनहावर और अब किंग अब्दुल अजीज़ अल सऊद दोनों के बीच की मीटिंग से शुरुआत होता है। इसके बाद सऊदी अरबिया और यूएस का लगभग रिलेशंस एक ठीक ठाक अंदाज रहा। 2001 के बाद जब WTC की जो घटना हुई तो उसमें भी काफ़ी सारे सऊदी के लोग थे, कई जगह प्रेशर थे, लेकिन तब भी वो सऊदी और यूएस की रिलेशंस एक ठीक ठाक ट्रेजेक्ट्री में रहे। सऊदी के सिक्योरिटी प्रोवाइड यूएस करता है, जैसे जो कि राष्ट्रपति ट्रम्प ने कहा था कि अगर सऊदी को अगर हम लोग सिक्योरिटी प्रोवाइड करना बंद कर दें तो 2 वीक भी सऊदी किंग अपनी हुकूमत नहीं कर पाएंगे। वैसे सऊदी और ट्रंप का रिश्ता एक ठीक ठाक ही कहा जा रहा है। जब राष्ट्रपति ट्रंप आए थे तो उनका एक सोर्ड डांस भी हुआ, तो बहुत सारे लोग इसको भी कह रहे हैं, दिखा रहे हैं क्या कि राष्ट्रपति बिडेन की किस तरह से स्वागत हुई और ट्रंप की किस तरह से स्वागत हुई थी। तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की एक पुरानी है। इसके अलावा एनर्जी सिक्योरिटी एंड क्लाइमेट कॉपरेशन पर भी बात हुई। एनर्जी सिक्योरिटी, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं, यूक्रेन क्राइसिस के बाद दुनिया एनर्जी की क्राइसिस में जा रही है। एक तरफ ऑयल के दाम बढ़ रहे हैं जो पिछले कुछ दिनों से थोड़े से कम हुए हैं, क्योंकि माना जा रहा है क्योंकि दुनिया में रिसेशन आने वाली है और चीन की स्थिति फिर ख़राब हो रही है, जो कि कभी भी कोरोना के कारण लॉकडाउन कुछ जगह पर लग सकता है, जिसके कारण एनर्जी की डिमांड कम हो सकती है। इसके कारण रिसेशन था। और दूसरी बात, एक लोगों को पॉजिटिव था, एक उम्मीद है कि बिडेन के बाद सऊदी अपने स्पेयर कैपेसिटी को रिलीज़ करेगा, जिससे ऑयल मार्केट थोड़ी सी स्टेबलाइज दिख रही है। लेकिन गैस की प्राइस अभी भी बढ़ रही है। वैसे ये कब तक स्टेबलाइज रहेगा और नहीं रहेगा, ये तो भविष्य पर है। ये ओपेक प्लस या कहिए MBS और राष्ट्रपति पुतिन के बीच के अंडरस्टैंडिंग पर भी डिपेंड करता है कि क्या यूएस उस अंडरस्टैंडिंग में सेंध लगाने में कामयाब हुआ या नहीं हुआ। और क्लाइमेट कॉपरेशन जैसा कि हम जानते हैं, डेमोक्रेट्स या लिबरल क्लाइमेट और एनवायरनमेंट पे एक बहुत बड़ा कैंपेन चल रहा है। उसमें भी कॉपरेशन की दुनिया को फॉसिल फ्यूल से मुक्त किया जाए, रिन्यूएबल एनर्जी बनाई जाए और ग्लोबल में जो वार्मिंग हो रही है उसको कंटेन किया जाए, जिसका राइट विंग हम US में ही रिपब्लिकन और दुनिया के दीगर देशों में राइट विंग इसको उस तरह से नहीं ले रहे हैं। लेकिन ये एक बड़ा मुद्दा है, उस पर भी चर्चा हुई। इसके अलावा पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, मतलब कि दुनिया में जो एक चाइना का एक बेल्ट एंड रोड है और अभी G7 में मीटिंग्स में G7 कंट्रीज़ ने अपना एक अल्टरनेटिव प्रोजेक्ट जो कि $600 बिलियन का एक प्रोजेक्ट है वो भी लॉन्च किया है। ये कब स्टार्ट होता है या नहीं होता है वो तो एक भविष्य की बात है, क्योंकि इसका प्रोजेक्ट काफ़ी दिनों से है और नाम लगातार बदलता रह रहा है। पहले ब्लू डॉट था, फिर जाकर पिछले साल भी इसकी घोषणा हुई, वो भी नहीं हुआ। पिछले बार 2 ट्रिलियन की बात हो रही थी, इस बार $600 बिलियन की बात हो रही है। और अब US और यूरोप की खुद ही खास्ता हाल है, वहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा स्पेयर मनी नहीं है कि वो कितना इन्वेस्ट कर पाते हैं, तो उसमें रुख है। कई लोग इसको एक चीन के काउंटर के तौर पे देखा जा रहा है, BRI, क्योंकि BRI ने काफ़ी देशों से अपना एक मुआहदा किया, लगभग 140 देशों से, जिसमें अफ्रीका, सेंट्रल एशिया से लेकर लैटिन अमेरिका देश, जिसे कि अमेरिका का बैकयार्ड कहा जाता है, वहाँ भी चाइना में ने काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया, जिसके कारण चाइना का एक सॉफ्ट पावर बढ़ता जा रहा है। और चाइना एक ग्लोबल इकोनॉमी है, बड़ी इकोनॉमी है, जो कि US को एक चैलेंज के तौर पे देखा जा रहा है, जो कि एक दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब है। इससे US और वेस्टर्न लॉबीज़ एक कहीं ना कहीं चिंतित है, क्योंकि दोनों के विचार, दोनों के स्ट्रक्चर्स और एक कहीं ना कहीं हेजेमनी को लेके भी एक क्लैश चल रहा है कि कौन
सुपर पावर है, यूएस सिंगल सुपर पावर है, या चाइना भी एक सुपर पावर है, या दुनिया मल्टीपोलर हो गया है, मतलब कि यूएस, रशिया, चाइना और स्मॉल रीजनल प्लेयर जैसे टर्की, जैसे इंडिया, जैसे सऊदी अरेबिया और भी दीगर रीजनल पावर्स। तो इसको लेके एक भी टसल है। और इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी देश के एक सॉफ्ट पावर को बढ़ाने के लिए या किसी भी देशों में अपने साथ बेहतर संबंध बनाने में एक अच्छा रोल अदा करता है। इसका चाइना ने बहुत फ़ायदा उठाया। इसके पहले यूएस और वेस्टर्न लॉबीज़ भी इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ के थ्रू कोशिश करते रहे हैं। और आज की डेट में गल्फ़ कंट्रीज़ के पास एक सॉवरेन वेल्थ फंड, जिसमें सऊदी अरेबिया, यूएई और कतर के पास एक अच्छा बड़ा फंड है जो कि इन्वेस्टमेंट के लिए बाज़ार खोजता है। तो राष्ट्रपति बिडेन ने उस फंड्स को अपने प्रोजेक्ट के लिए भी इस्तेमाल करने की उस पर बात की कि दुनिया में ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर हो। इसके अलावा सिक्योरिटी एंड डिफेंस भी, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि राष्ट्रपति बिडेन ने ऑफेंसिव वेपन्स को दो भाग में बांटा गया है, ऑफेंसिव और डिफेंसिव। डिफेंसिव मतलब जैसे आप पेट्रियट मिसाइल्स या थार्ड या S-400, ये डिफेंसिव मिसाइल्स की कैटेगरी में आता है। वहीं ऑफेंसिव मिसाइल मतलब मिसाइल जिसे आप दूसरी जगह पर हमला कर सकते हैं, या टैंक, इस तरह की चीज़ों को ऑफेंसिव मिसाइल है। तो राष्ट्रपति बिडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने डिफेंसिव वेपन्स को तो अलाउ किया था, लेकिन ऑफेंसिव वेपन्स की पर बंद कर दिया गया था। इस पर भी बात हुई। और सिक्योरिटीज़ जैसा कि पहले ही बता चुके हैं कि 1950 के दशक से ही अमेरिका सऊदी अरेबिया की सिक्योरिटीज़ को देखता है, ख़ासकर जब 1975 के बाद ये और भी ज़्यादा सऊदी अरेबिया और यूएस एक दूसरे के नज़दीक आए। तो इसमें उन्होंने कहा कि टू साइड्स कंसिडर्ड द नीड टू फर्दर डिटर ईरान्स इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ अदर कंट्रीज़। मतलब कि इस पे ईरान को एक लेकर लगातार कंसर्न शो किया जा रहा है कि ईरान एक परमाणु बम बनाया जा रहा है, जिसको लेकर इजराइल भी लगातार आवाज़ उठाता रह रहा है, जबकि इजराइल खुद ही एक अनडिक्लेयर्ड न्यूक्लियर कंट्रीज़ है। और उसको वेस्टर्न लॉबी जिस माना जाता है कि फ्रांस ने न्यूक्लियर पावर बनाया, लेकिन उस पर चर्चा नहीं हो रही और वो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर कंसर्न शो करता रहता है। तो वहीं गल्फ़ कंट्रीज़ भी इस पर शो करते रह रहे हैं। इसके बारे में माना जा रहा है क्या कि गल्फ़ को उस तरह से कंसर्न शो नहीं है, लेकिन अगर ईरान बनाएगा तो बहुत सारे गल्फ़ कंट्रीज़ पर इस पर काम करना शुरू कर देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं एक जो रीजनल बैलेंस है वो गड़बड़ाएगा। तो सऊदी अरेबिया या यूएई या जीसीसी और जो अलग कंट्रीज़ हैं जिनका ईरान से उतना अच्छा रिलेशन नहीं है, भले ही आजकल थोड़ा सा रिलेशन बेहतर हुआ है, तो वो भी इसकी ओर आगे बढ़ जाएंगे, जो कि वेस्ट नहीं चाहता है ताकि एटम बम या न्यूक्लियर बम की प्रसार हो। बोथ स्टेज द इम्पोर्टेंस of preserving the free flow of commerce through strategic international waterways like the Bab al-Mandab Strait of Hormuz। मतलब कि दोनों देशों ने बाब अल-मंडब जो कि सऊदी के दूसरे साइड है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो कि ईरान और गल्फ़ कंट्रीज़ के बीच में है, जिससे कि दुनिया का 60% ऑयल जाता है, इसके फ्री ट्रांजिट के लिए भी बात की। मतलब यूएस का जो एक एम्फेसिस किसी भी डायलॉग में आजकल हो रहा है, फ्री फ्लो ऑफ कॉमर्स, मतलब क्या कि कॉमर्स को कहीं रोका ना जाए। ये बेसिकली एक हेजेमनी के कारण भी है और कहीं ना कहीं एक साउथ चाइना सीज़ के जब इश्यूज़ हुए, जहाँ पे चाइना ने बहुत सारी आइलैंड को कुछ आर्टिफिशियल आइलैंड क्रिएट कर वहाँ पे अपनी 9 डैश लाइन के थ्रू जब साउथ चाइना के वो अपना पूरा टेरिटरी घोषित किया, उसके बाद से ये यूएस का एक फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा बन चुका है। कुछ 2 साल पहले यूएस भारत के लक्षद्वीप के पास भी इसी के कारण भारत की जो मैरीटाइम में घुस गया था, पर इतनी चर्चा नहीं हुई थी, लेकिन ये एक यूएस की फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है। इसके अलावा 5G और 6G ओपन रैन कॉपरेशन, मतलब कि जैसा हम लोग जान रहे हैं कि 5G में चाइना बहुत ज़्यादा आगे है और यूएस 5G टेक्नोलॉजी में चाइना से पीछे है, लेकिन उस 5G टेक्नोलॉजीज़ को यूएस अपने एक थ्रेट के तौर पे देख रहा है और दुनिया में कहीं भी जा रहा है तो या यूएस के एलाइज
चाइना की 5G टेक्नोलॉजी को बहिष्कार कर रहे हैं, जिसमें भारत भी है। भारत यूएस के एलाइज भी हैं या नहीं हैं, लेकिन इसको एक सिक्योरिटी कंसर्न के तौर पर देखा जा रहा है। और चाइना गल्फ कंट्रीज़ में 5G को प्रमोट कर रहा है, इसके कारण उस पर भी बात। इसके अलावा साइबर सिक्योरिटीज़ भी आजकल एक सिक्योरिटी का एक अलग मसला है कि हैकिंग्स और अलग अलग चीज़ों पर बातें हुई। इसके अलावा स्पेस एक्सप्लोरेशन के हम लोग जैसा जान रहे हैं कि स्पेस में एक समय यूएस और यूएसएसआर जो कि आज का रशिया है, उनके बीच में एक टसल थी, और स्पेस टेक्नोलॉजी आज के दिन में बहुत एक अहम चीज़ बन चुका है, जिसमें हर देश आगे जाना चाह रहे हैं। अभी यूएई ने भी मार्स पर अपना मिशन भेजा, इंडिया भेज रहा है, चीन भी इसमें बहुत आगे है, रशिया तो मास्टर ही है, तो वहीं जापान, यूरोप के कई देश, और अब टर्की भी इसमें कूदा है। तो स्पेस एक्सप्लोरेशंस में भी एक दूसरे को कोऑपरेशंस की बात हुई। तो वहीं पे डेवलपमेंट तिराना आइलैंड जो एक था, तो उस पे भी बात हुई, और वो वहाँ यूएस ने अपनी आर्मी को वहाँ से हटा ली पीसफुल। इसमें एक्सपेंडिंग ओवर फ्लाइट्स, मतलब कि जो सऊदी अरबिया ने अपने जो एयर स्पेस को सारे कैरियर्स के लिए छोड़ दिया है, जो कि 1944 के शिकागो कन्वेंशन के मद्देनज़र किया गया है, उस पर भी बात हुई। इसके अलावा विज़न 2030 जो कि सऊदी अरबिया के MBS का एक विज़न्स है कि सऊदी अरबिया 2030 में कैसे लगेगा, जैसे कि MBS का एक विज़न 2023 है, इसी तरह चाइना का एक विज़न 2049 है, और भी अलग अलग देशों का एक अलग अलग विज़न्स है। तो उसी पे बातें हुई कि इसमें एक दूसरे देश से कैसे कॉपरेशन किया जाए। दरअसल इस मुद्दे पर MBS या सऊदी अरबिया हर देशों से बातें कर रहा है क्या कि वो कैसे एक दूसरे को कॉपरेट कर कर अपने विज़न्स को पूरा करें। इसके अलावा रीजनल कॉपरेशंस की इस खित्ते में जो एक दूसरे से मदद कर कर कैसे इसको स्टेबलाइज किया जाए, ये एक घिसा पिटा एक रूटीन टॉपिक होता है क्या कि हम लोग रीजनल कॉपरेशन पे बात कर रहे हैं या सिक्योरिटीज़ पे बात कर रहे हैं। इसके अलावा यमन पे भी बातें हुई, इराक, पैलेस्टाइन और भी दीगर मुद्दे पर बातें हुई कि इन चीज़ों पर हम कैसे कॉपरेशन कर कर हम पीस लाएँ। पीस कितना आता है नहीं आता है वो तो एक भविष्य की बातें हैं, लेकिन इस पर एक चर्चा हुई। इसके अलावा यूक्रेन, सूडान और लीबिया, अफ़गानिस्तान पर भी बातें हुई कि वहाँ पर कैसे कॉपरेशन बना के पीस की जाए। इसके अलावा सबसे अंत में काउंटर टेररिज्म पे बात हुई कि क्या ISIS और अलकायदा और जो फाइटर्स इधर से उधर जा रहे हैं उनको कैसे काउंटर किया जाए। ये भी 2001 के बाद किसी भी दो देशों के बीच में सिक्योरिटीज़ जब डिस्कस होती है या मीटिंग्स होती है तो एक रूटीन का एक टॉपिक है। अंत में इसमें कंक्लूजन किया गया कि टू साइड्स डिसाइडेड टू एक्सपैंड and strengthen bilateral cooperation in all areas discussed in this meeting prior to the next annual strategic dialogue between Saudi Arabia and United States to be held in Kingdom later this year। मतलब क्या कि अंत में कहा गया कि दोनों देश एक दूसरे से फिर बात करेंगे और इस साल के अंत में जो एक समिट होगा जो कि सऊदी अरेबिया में होगा उसमें फिर US पार्टिसिपेट करेगा। इतना कहकर इस डिक्लेरेशंस जॉइंट स्टेटमेंट को बंद कर दिया गया। इस पर सऊदी के फॉरेन मिनिस्टर्स ने भी कहा गया कि ये बिडेन का कहीं ना कहीं कामयाब दौरा में शुमार किया जाएगा, लेकिन दुनिया के अलग अलग लोगों का इस पर अलग अलग मौक़िफ़ है। और आज अभी GCC+3 की मीटिंग जिसमें राष्ट्रपति बिडेन भी आए वो अभी चल रहा है। इसके बारे में फिर अगले टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के बाय बाय, टेक केयर, सी यू लेटर।